हेलो दोस्तों, राज एमडी क्लासेस का ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी संस्कृत। कौन सी? संस्कृत लैंग्वेज के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग रीट सिलेबस जो नया पाठ्यक्रम के आया है उसके आधार पर हम संस्कृत भाषा या संस्कृत व्याकरण की अध्ययन करेंगे। आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। दोस्तों, संस्कृत में यानी सबसे पहले आती है संस्कृत भाषा। भाषा क्या है यानी संस्कृत भाषा को कैसे परिभाषित करते हैं और कैसे उत्पत्ति हुई है और उसकी यानी विशेषताएं क्या होती है, उसमें कौन सा उपसर्ग, कौन सा आगम होता है, कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा धातु आता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है ना संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा है क्या? यानी संस्कृत और प्लस भाषा, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है यानी संस्कृत भाषा। पहले जान लेते हैं संस्कृत यानी संस्कृत क्या है। संस्कृत दो शब्दों से होती है, एक तो संस्कृतम और एक भाषा। क्या होती है दोस्तों? एक तो यानी संस्कृत होती है, यानी एक तो संस्कृत से संस्कृत भाषा है वो, एक तो ये हो गई, और दूसरी होती है हमारी भाषा होती है। क्या होती है? भाषा यानी संस्कृत भाषा। सबसे पहले जानते हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत क्या है? संस्कृत शब्द की उत्पत्ति दोस्तों यानी सम प्लस यानी संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग और सुट का आगम हुआ था। किसका? यानी सम उपसर्ग और सुट का आगम होता है। इसका दोस्तों यानी यानी सम उपसर्ग सुट आगम, और इसमें एक धातु लगी है, वो क्या थी? धातु यानी डुक्रिय धातु थी। क्या? मूल धातु के रूप में कौन सी है? डुक्रिय। और एक प्रत्यय लगा था, उसको प्रत्यय है अक्त प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा था? अक्त प्रत्यय। इन तीनों से मिलकर संस्कृत शब्द की यानी संस्कृत शब्द बना हुआ था। यानी संस्कृत में सम उपसर्ग लगा, सुट का से बचा, यानी सुट का क्या बच गया? से। सुट का से, जो सुट आगम है, ये सुट क्या होता है? एक आगम हुआ है, यानी कोई दो शब्दों के बीच में कोई नया शब्द आ जाना उसे आगम कहा जाता है। यानी सुट, यहाँ पे सुट का आगम हुआ था, सुट में यानी से बच गया। और डुक्रिय धातु क्या आई थी? डुक्रिय। डुक्रिय धातु में यानी क्रय प्रत्यय, कौन सी? क्रय धातु बच गई। कौन सी? क्रय। यानी मूल रूप में डुक्रिय धातु होती है और क्रय बच गई धातु है, और यानी अक्त प्रत्यय में से तय बचा है। क्या बताया? अक्त प्रत्यय में से यानी तय शेष रहा है। कौन सा है? तय शेष। इन सब से मिलाकर संस्कृत शब्द की क्या हुई थी? उत्पत्ति। और वो कौन से में? यानी नपुंसक लिंग में संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है। कौन से में? नपुंसक लिंग में। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कौन से यानी संस्कृत शब्द कौन से लिंग का है? नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग का यानी संस्कृत शब्द नपुंसक लिंग का है। कौन सा? नपुंसक लिंग का संस्कृत शब्द बना हुआ है। कौन से? नपुंसक लिंग का। इसमें यानी सम धातु, ये देखो सम यानी सम उपसर्ग लिया है, सुट का आगम हुआ है, डुक्रिय धातु है, और कट प्रत्यय यानी अक्त प्रत्यय है। कौन सा? अक्त प्रत्यय, जिसमें यानी त शेष रहता है, जिसमें आगम क्या हुआ? सुट हुआ था। डुक्रिय का अर्थ किस में लेते हैं? करने में लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? करने में लेते हैं। डुक्रिय का अर्थ किस में लेते हैं? करने में लेते हैं। देखिए संस्कृत शब्द का विधि यानी जो संस्कृत शब्द है उसका विधि लब्धि अर्थ। विधि लब्धि अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? यानी जिसका व्युत्पत्ति के आधार का अर्थ, यानी संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति का आधार अर्थ या विधि लब्धि भी कहा जा सकता है। जो हमारे इसका अर्थ यानी इसका अर्थ होता है संस्कारित करना, परिष्कृत करना, परिमार्जित करना, शुद्ध या निर्मल करना। यानी हमारी संस्कृत में इसका अर्थ होता है, संस्कृत का अर्थ होता है यानी शुद्ध करना, निर्मल करना, परिमार्जित करना, संस्कारित करना या परिष्कृत करना। ये सब किसके अर्थ में लेते हैं? यानी संस्कृत शब्द के अर्थ में लेते हैं। किसके अर्थ में लेते हैं दोस्तों? संस्कृत शब्द के अर्थ में लेते हैं। उसी प्रकार संस्कृत के बाद एक दूसरा वर्ड आता है यानी शब्द आता है भाषा। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा की उत्पत्ति यानी भाष्य धातु से हुई। किससे हुई है दोस्तों? भाष्य धातु से हुई है। जो भाषा शब्द है
उसकी उत्पत्ति भाष्य धातु हुई है, यानी संस्कृत की भाष्य धातु से। किसी संस्कृत की भाष्य धातु से हुई है, उसमें अच प्रत्यय जोड़ा है। कौन सा? अच। और एक टाप प्रत्यय को, दोनों को जोड़ने के बाद ये शब्द यानी भाषा शब्द किसका? स्त्रीलिंग का बना हुआ था। किसका बना हुआ है? स्त्रीलिंग का बना हुआ है। देखते हैं इसकी प्रोसेस कैसे है। यानी संस्कृत का भाष्य शब्द है। कौन सा? संस्कृत का भाष्य। और अच प्रत्यय में यानी अशेष रह जाता है और क्या बन जाता है इसका? भाष्य। यानी ये हमारा भाष्य बन गया। कैसे? भाष्य प्लस यानी पूरा भाष्य हो गया। कौन सा? पूरा भाष्य हो गया। अब इसको पूरा करने के लिए हमें टाप प्रत्यय लेके आएंगे। कौन सा? टाप प्रत्यय लेके आएंगे इसको आप में कन्वर्ट करने के लिए। कौन से? टाप प्रत्यय लेके आएंगे। ये रहा हमारा टाप प्रत्यय। यानी आप देखिए भाष्य, ये भाष्य शब्द कौन सा? आधा अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए यानी ए प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा? अच प्रत्यय लगाएंगे। देखिए अच का ए शेष रह जाता तो ये बन गया भाष्य। क्या बन गया? भाष्य। अब ये इसको यानी भाषा बनाने के लिए हमें आ की जरूरत पड़ेगी। यानी कौन सा? आ प्रत्यय की जरूरत पड़ेगी। उसमें हम आ प्रत्यय लेके आए। जो आ प्रत्यय क्या होता है? यानी टाप प्रत्यय की जरूरत पड़ेगी यह को आ में कन्वर्ट करने के लिए। टाप हमेशा नपुंसकलिंग लिंग में होता है। यानी ये भाषा शब्द होता है किसका? स्त्रीलिंग का होता है। स्त्रीलिंग का। यानी जैसे लता, कमला, जहाँ पे आ आया या फलना यानी फला, तो उस जगह हम टाप धातु लेके आएंगे। कौन से? यानी टाप प्रत्यय लेके आएंगे। तो इसका अर्थ होता है यानी जो भाष्य धातु होता है उसका अर्थ होता है यानी कहना और खतन करना। क्या होता है दोस्तों? यानी जो भाष्य धातु है उसका अर्थ होता है यानी कहना या खतन करना होता है। क्या होता है? कहना या खतन करना होता है। यानी जो भाष्य धातु होती है उसका अर्थ होता है यानी कहना या खतन करना होता है। उसको संस्कृत में बोलते हैं वक्तायम वाची। क्या बोलते हैं? वक्तायम वाची संस्कृत में बोलते हैं। यानी जो भाष्य धातु होता है उसका अर्थ होता है यानी कहना या कथन करना। और भाषा धातु यानी स्त्रीलिंग का होता है। किसका? भाषा शब्द यानी किसका होता है? स्त्रीलिंग का होता है। किसका दोस्तों? स्त्रीलिंग का होशा यानी स्त्रीलिंग का होता है। अब भाषा का हम सामान्य अर्थ पढ़ते हैं। यानी भाषा का हम किस किस रूप में अर्थ ले सकते हैं। यानी भाषा का अर्थ, भाषा क्या है? भाषा यानी जो विचारों का विनिमय का ध्वन्यात्मक प्रतीकों का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है। यानी जो विचारों का आदान प्रदान या विनिमय ध्वन्यात्मक प्रतीकों का क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है। हमारे विचार होते हैं उनका आदान प्रदान करने का जो विनिमय होता है वो ध्वन्यात्मक, जो हमारी ध्वनि होती है उनको आदान प्रदान करने का जो प्रतीकों का चिन्ह होता है, जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या होती है? हमारी भाषा होती है। क्या होती है दोस्तों? भाषा होती है। यानी विचारों का आदान प्रदान ध्वन्यात्मक प्रतीकों का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या होती है? हमारी भाषा होती है। क्या होता है दोस्तों? भाषा होती है। भाषा की कुछ बातें हैं। भाषा की जो मुख्यतः 3 बातें होती हैं। भाषा की कितनी बातें होती है दोस्तों? मुख्यतः भाषा की 3 बातें होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 3 बातें। भाषा की मुख्यतः दोस्तों यानी 3 बातें होती है। एक तो विचार विनिमय का साधन होता है। क्या हमने एक लाइन बोली थी? विचारों का विनिमय का ध्वन्यात्मक प्रतीकों का श्रेष्ठ माध्यम है। यानी पहले आते हैं विचार विनिमय का साधन। यानी जो हम जिस साधन से भाषा का उच्चारण करते हैं बोलते हैं उनको साधन कहा जाता है। और दूसरा आता है हमारे ध्वन्यात्मक प्रतीकों का माध्यम। ध्वन्यात्मक प्रतीकों के माध्यम में आता है दोस्तों हमारे यानी 2 तरह का आता है। क्या आते हैं दोस्तों? ध्वन्यात्मक प्रतीकों का यानी क्या आता है हमारा? एक तो मौखिक रूप में हम ध्वन्यात्मक प्रतीकों को हम कर सकते हैं। यानी ध्वन्यात्मक प्रतीकों यानी क्या होती है? एक तो मौखिक रूप होता है, दूसरा होता है लिखित रूप यानी लिखित है। क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है हमारा लिखित रूप होता है। एक तो मौखिक होता है, दूसरा हमारा लिखित होता है। मौखिक में यानी हमारी जो ध्वनि होती है उसमें 2 कौशल काम लेते हैं। एक तो श्रवण कौशल लेते हैं, दूसरा भाषण कौशल लेते हैं। यानी मौखिक का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? यानी ध्वन्यात्मक प्रतीक होता है। मौखिक कौन सा है? यानी भाषा का वास्तविक स्वरूप क्या होता है दोस्तों? यानी मौखिक स्वरूप होता है। क्या होता है दोस्तों? भाषा का वास्तविक स्वरूप पूछ लिया जाए तो मौखिक स्वरूप होता है। ध्वन्यात्मक प्रतीकों के माध्यम से भाषा एक तो लिखित होती है और एक मौखिक होती है। लिखित में आता है ध्वनि होती है। लिखित में यानी लिपिबद्ध के द्वारा लिख के भाषा का आदान प्रदान करना उसे लिखित कहा जाता है।
जैसे ध्वनि में यानी जो कौशल आते हैं हमारे लिए श्रावण और भाषण आता है। कौन सा यानी श्रावण और भाषा, श्रावण और भाषण आती है। और लिखित में हमारे जब पठन और लेखन दो कौशल आते हैं। कौन से यानी पठन और लेखन दो कौशल आते हैं। तीसरी बात यानी हमारी यह सर्वश्रेष्ठ माध्यम, भाषा हमारी क्या होती है, एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। क्या है दोस्तों, भाषा हमारी क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। भाषा हमारी क्या होती है दोस्तों, यानी सर्वश्रेष्ठ माध्यम होती है। यानी हमने भाषा को विचार विनिमय के साधन के रूप में भाषा समझा है। भाषा का मूल स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है। जो भाषा के मुख्य रूप दो होते हैं, एक तो मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप होता है। और एक हमारा लिखित रूप में यानी जैसे लिपि विज्ञान से होता है। भाषा का वास्तविक रूप मौखिक होता है। क्या होता है, भाषा का वास्तविक रूप मौखिक होता है। और सभी माध्यमों में सर्वश्रेष्ठ माध्यम हमारी क्या होती है, भाषा होती है। भाषा के बारे में एक विचार किसी एक स्वीट मोदी के द्वारा भी कहा गया था। किसके द्वारा, स्वीट मोदी ने भाषा के विचारों के बारे में क्या है, यानी भाषा के बारे में क्या कहा गया। स्वीट मोदी ने भाषा के बारे में बताया गया है कि जो ध्वन्यात्मक शब्द है भाव प्रकट में तय भाषा, यानी ध्वन्यात्मक शब्द ही भाव प्रकट में भाषा है। अर्थात ध्वन्यात्मक प्रतीकों के द्वारा भाव प्रकट करना ही भाषा है। क्या, यानी जो ध्वन्यात्मक प्रतीकों के द्वारा भाषा का भाव प्रकट करना ही क्या होती है, भाषा होती है। यानी ध्वन्यात्मक प्रतीकों के द्वारा भाव प्रकट करना ही भाषा होती है। इस प्रकार संस्कृत भाषा का अर्थ होता है यानी एक ऐसी भाषा जो व्यक्ति की यानी संस्कारवान बनाती है। यानी व्यक्ति को क्या बनाती है, संस्कारवान बनाती है या संस्कारित या परिष्कृत करती है। क्या होती है, यानी क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी भाषा जो व्यक्ति को संस्कारित या संस्कारवान बनाती है। कौन सी भाषा है ये, एक संस्कृत भाषा है। कौन सी, एक संस्कृत भाषा है दोस्तों। संस्कृत भाषा क्या है दोस्तों, यानी जो एक भाषा यानी जो व्यक्ति को सांस्कृतिक या यानी संस्कारवान या संस्कृत बनाती है। और ये संसार की भाषाओं में प्राचीनतम भाषा है संस्कृत भाषा। यानी जो संसार की प्राचीनतम भाषाओं में से देववाणी, देवभाषा, सुर विभाति या अर्थों में भाषा का कहा गया है। यानी संस्कृत भाषा को देववाणी कहा गया है। जो प्राचीन भाषा में बताया गया है, देव भाषा बताया गया है, सुर भारती बताया गया है, आर्यों की भाषा कहा गया है। यानी क्या क्या नाम दिया, देखो प्राचीन नाम दिया गया है। संस्कृत भाषा एक प्राचीनतम भाषा है। देववाणी, देवभाषा, सुर भारती, आर्यों की भाषा कहा गया है। क्या बताया, आर्यों की भाषा कहा गया है। संस्कृत भाषा में एक संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा एक क्या होती है, एक संस्कृत भाषा है। क्या दोस्तों, एक संश्लित भाषा है। संस्कृत भाषा एक संश्लित भाषा है दोस्तों। क्या है दोस्तों, संश्लित भाषा है, क्योंकि इनमें प्रकृति प्रत्यय आदि को जोड़ कर लिखा जाता है। यानी भाषा एक क्या है, संस्कृत भाषा एक प्राचीन तो है पर एक संश्लेषित भाषा भी होती है, क्योंकि इसमें जो प्रकृति प्रत्यय होते हैं आदि को जोड़ कर लिखा या पढ़ा जाता है। यानी चीनी भाषा प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग लिखे जाने के कारण विशेषण भाषा है। चीनी भाषा में यानी जो शब्द है उनको, जैसे भारती को यानी उसको लिखेगा भय लिखेगा, आधा पे अ लिखेगा, फिर र लिखेगा, तय लिखेगा, फिर ई लिखेगा। ये ऐसे तोड़ के संस्कृत को लिखे, इसलिए विशेषण यानी विश्लेषण भाषा बोली जाती है इसकी, यानी चीनी भाषा को। जबकि इस टाइम संस्कृत को इन बिखरे हुए शब्दों को एक करके लिखना भारती, तो इसे संश्लेषित भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है, यानी संश्लेषित भाषा बोली जाती है। हमारा अगला शब्द आता है यानी व्याकरणम। व्याकरणम क्या है, व्याकरण के बारे में अध्ययन। व्याकरण शब्द यानी जो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति यानी कैसे हुई है। वी प्लस आंग, यानी इसमें दो उपसर्ग लिए गए। कौन सा, वी प्लस और आंग उपसर्ग लिए गए। कौन से दोस्तों, वी प्लस आंग, वी प्लस आंग दो उपसर्ग लिए गए हैं। और इसमें क्रय धातु का मतलब यानी डुकरे धातु, मूल धातु कौन सी है, डुकरे धातु, जिसमें
क्रब बच जाता है, यानी डुकरे धातु करने के बाद एक इसमें एक लुट प्रत्यय लिया, कौन सा, यानी लुट प्रत्यय, जिसे साधन के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में, साधन के रूप में लिया जाता है। यानी उपसर्ग प्लस धातु प्लस और लुट प्रत्यय का योग से जो व्याकरण शब्द बनता है, किसके योग से, उपसर्ग और धातु और लुट प्रत्यय के योग से जो व्याकरण शब्द बनता है, क्या बनता है, एक व्याकरण शब्द बनता है। जैसे आप नीचे देख लीजिए, यानी वि प्लस आंग डुकरे धातु करने पर और लुट साधन के रूप में, यानी क्या बन गया, एक व्याकरण बन गया। क्या बन गया, व्याकरण बन गया। व्याकरण शब्द क्या है, एक नपुंसकलिंग होता है। व्याकरण शब्द क्या होता है दोस्तों, नपुंसकलिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है। कौन सा दोस्तों, नपुंसकलिंग होता है। व्याकरण शब्द का अर्थ देखिए दोस्तों, यानी आधार, व्यक्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर व्याकरण शब्द का अर्थ, व्याकरण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, यानी विक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्द अननेति इति व्याकरणम। अर्थात यानी संस्कृत में क्या बोला गया, व्याकरण शब्द के अर्थ को विक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्द अननेति इति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है वह क्या होती है, व्याकरण होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, व्याकरण शब्द होती है। यानी जिसके द्वारा शब्दों की उत्पत्ति की जाती है, व्युत्पत्ति की जाती है, उसे व्याकरण शब्द कहा जाता है। क्या कहता है, व्याकरण शब्द कहा जाता है। और ये व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के आधार पर, यानी एक परिभाषा किसके द्वारा दी गई, यानी पतंजलि के द्वारा दी गई है। किसमें, महाभाष्य में दी गई है। कौन से ग्रंथ में, महाभाष्य में। यानी महाभाष्य ग्रंथ में पतंजलि के द्वारा व्याकरण शब्द की एक परिभाषा दी गई है। वह परिभाषा है लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। क्या होती है, लक्ष्य लक्षण व्याकरणम। क्या परिभाषा दी गई है पतंजलि के द्वारा महाभाष्य में, यानी लक्ष्य लक्षणम। कौन से ग्रंथ में, महाभाष्यकार ग्रंथ में लिखी गई, यानी क्या लिखा गया है, लक्ष्य लक्षणम व्याकरण दी गई है। अर्थात इसका अर्थ होता है, यानी लक्ष्य का अर्थ होता है शब्द और लक्षण का अर्थ होता है सूत्र। यानी लक्ष्य यानी शब्दों के सूत्र को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दों के सूत्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा किसने दी गई है, पतंजलि के द्वारा दी गई है। किसमें, महाभाष्य ग्रंथ में दी गई है। किस शब्द के द्वारा, लक्षण लक्षण व्याकरणम सूत्रम। कौन से सूत्र के द्वारा, लक्षण लक्षण व्याकरण सूत्र, यानी शब्दों के सूत्र को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शब्दों के सूत्रों को व्याकरण कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारा आता है यानी व्याकरण का सामान्य अर्थ। व्याकरण का सामान्य अर्थ हम कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, व्याकरण का सामान्य अर्थ। जैसे व्याकरण का सामान्य अर्थ होते हैं, जैसे सही शब्द का ज्ञान हमें व्याकरण कराती है, साधु शब्द का ज्ञान हमें व्याकरण कराती है, गलत और असाधु शब्दों का ज्ञान कौन कराती है, संस्कृत कराती है या व्याकरण कराती है। शब्द नियोग कराती है, शब्द निर्णय कराती है, शब्द यानी शब्द स्वरूप करवाती है, संचार ज्ञान करवाती है, संचार यानी संचरण यानी संरचना का ज्ञान करवाती है। किसका कौन करवाती है, व्याकरण करवाती है। ध्वनि या प्रतिलिपियों का ज्ञान करवाती है, ध्वनि या प्रतिलिपि प्रतीकों का ज्ञान करवाती है। उच्चारण आदि का ज्ञान करवाती है, किसका, उच्चारण आदि का भी ज्ञान करवाती है। और शब्द व्याकरण का ज्ञान करवाती है। कौन से, शब्द व्याकरण या शास्त्रों में हमारे शब्द व्याकरण या शुद्धि का अशुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान कौन कराती है, व्याकरण करवाती है। शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण करवाती है। यानी शब्द व्युत्पत्ति का शास्त्र किसे कहते हैं, व्याकरण को कहते हैं। शब्द संचरण या का शास्त्र व्याकरण को कहा जाता है। शब्द ज्ञान या शब्दानुशासन का शास्त्र व्याकरण को कहते हैं। असाधु शब्द निरूपण के यानी किसे कहते हैं, व्याकरण को कहा जाता है। ध्वनियों का यह उच्चारण ज्ञान कौन करवाती है, व्याकरण करवाती है। दोस्तों ये सब कौन करवाती है, हमारे व्याकरण करवाती है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति आपको हमने बताई दी थी और उसको किस किस से मिलकर हुई, यानी व्याकरण शब्द एक नपुंसकलिंग शब्द होता है। उसके बाद आता हमारा व्याकरण का महत्व या प्रयोजन, यानी
व्याकरण का क्या प्रयोजन है और क्या महत्व है। यानी लिए व्याकरण का प्रयोजन और महत्व। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण की 5 मुख्य प्रयोजन बताए गए और 13 गौण प्रयोजन बताए गए। कितने, यानी 5 तो मुख्य बताए गए और 13 गौण प्रयोजन बताए गए। कुल व्याकरण के प्रयोजन बताए गए कितने दोस्तों, 18 बताए गए। कितना, 18 बताए गए हैं। यानी मुख्य प्रयोजन कितने बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। मुख्य प्रयोजन 5 बताए गए हैं और गौण यानी 13 गौण प्रयोजन बताए गए। कितने दोस्तों, 13 गौण प्रयोजन बताए गए हैं। और कुल प्रयोजन यानी कितने बताए गए, 18 बताए गए हैं। किस में बताए गए हैं, महाभाष्यकार में बताए गए। किसने बताया है, पतंजलि ने बताया गया है। किसके बारे में, व्याकरण के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, व्याकरण के बारे में बताया गया है। अब 5 मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 5 मुख्य प्रयोजन, 5 मुख्य प्रयोजन यानी एक तो है रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। क्या, असंदेह। कौन सा, रक्षा है, ऊ है, आगम है, लघु है और असंदेह है। यानी ये हमारी एक 5 तो क्या है, मुख्य प्रयोजन। इन प्रयोजनों को यानी याद रखने के लिए यह सूत्र संस्कृत में रक्षोहागमल यानी रक्षो आगमल, ऊह संदेह, वह संदेहा। क्या क्या बोलते हैं, रक्षोह आगमल वह यानी वह संदेहा, यानी रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, ये मुख्य प्रयोजन है। और 13 गौण प्रयोजन बताए गए। कितने, 13 तो गौण प्रयोजन बताए गए हैं दोस्तों। 13 तो गौण प्रयोजन है और 5 ये 5 मुख्य प्रयोजन। टोटल कितने हो गए, 18 प्रयोजन बताए गए। कितने, 18 प्रयोजन। कितने, महाभाष्यकार में, किसने, पतंजलि के द्वारा बताए गए हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, यानी हमारे भाषा यानी व्याकरण भाषा का प्राण। व्याकरण भाषा का प्राण क्या है, भाषा की, व्याकरण भाषा का प्राण यानी जो संस्कृत है, जो भाषा यानी व्याकरण भाषा का प्राण। भाषा की आत्मा होती है, भाषा का आधार होती है, भाषा का प्रवेश द्वार क्या होती है, व्याकरण होती है। भाषा का विश्लेषण कौन होती है, व्याकरण होती है। भाषा का भूगोल व्याकरण को कहा जाता है। भाषा का विश्लेषण व्याकरण को कहा जाता है। भाषा का प्रवेश द्वार व्याकरण को कहा जाता है। और भाषा का आधार व्याकरण को कहा जाता है। और भाषा की आत्मा व्याकरण को कहा जाता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट यानी भाषा की आत्मा। उसी प्रकार दोस्तों पाणिनि ने वेदांगों यानी क्या बताया गया दोस्तों, पाणिनि के द्वारा, पाणिनि शिक्षा में व्याकरण को प्रधान अंग मानकर वेदों को मुख्य कहा गया है। क्या बताया गया, वेदों को मुख्य कहा गया है। यानी जो पाणिनि शिक्षा में जो व्याकरण को प्रधान अंग मानकर, क्या माना, प्रधान अंग मानकर वेदों को मुख्य कहा गया है। जिसमें 6 वेदांग बताए गए हैं। कितने, 6 वेदांग या 6 अंग बताए गए हैं। कितने दोस्तों, 6 अंग बताए गए हैं। कितने, 6 अंग बताए गए हैं। यानी वेदांगों के कितने अंग बताए गए हैं, 6 अंग बताए गए हैं। यानी पाणिनि शिक्षा में व्याकरण को प्रधान अंग मानकर कितने वेद बताए गए हैं, यानी 6 अंग यानी 6 वेदांग बताए गए हैं। जिसमें से संस्कृत में बोलते हैं यानी षड वेगान, ये क्या बोलते हैं, षड वेदांगनी। षड वेदांगनी क्या बोलते हैं, संस्कृत को षड वेदांगनी बोलते हैं। जैसे ये लिख रखा मैंने, यानी षड वेदांगनी बोलते हैं संस्कृत में। यानी किसको, 6 वेदांग को। और 6 वेदांग कौन कौन से हमारे संस्कृत में, यानी उनको देख लेते हैं। संस्कृत में 6 वेदांग आती हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यानी शिक्षा का अर्थ होता है यानी घ्राण, घ्राण का अर्थ होता है नाक। कल्प को अस्त बोलते हैं, जो हमारे हाथों वाले को हाथ बोलते हैं, हाथ।
व्याकरण हमारे क्या होती है, मुख प्रधान होती है। क्या होती है, मुख प्रधान होती है, यानी मुख को बोला जाता है। निरुक्त का मतलब होता है यानी स्रोत, और छंद का मतलब होता है यानी पैर, और ज्योतिष का मतलब होता है यानी चक्षु या आँख। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद या ज्योतिष, ये हमारे क्या होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। इनमें से मुख्य यानी व्याकरण को माना गया है। क्या माना गया है, व्याकरण को माना गया है। किसको माना गया दोस्तों, व्याकरण को मेन माना गया है, यानी किसको माना गया, व्याकरण को मुख प्रधान माना गया है। व्याकरण क्या होती है, मुख होती है जो शुद्ध उच्चारण करने में काम में आती है। इस प्रकार दोस्तों हमने यानी संस्कृत भाषा क्या, संस्कृत क्या है, संस्कृत भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।